दोस्तों, आज पेश है शेरबाज और एक भयानक रात। एक और चित्र है दोस्तों। दोस्तों, आपने शाही लॉकेट में पढ़ा, इससे आगे ही डाल रखी है, अब आगे पढ़ो। अगर तुमने हमारी बात मानने से इनकार किया तो तुम्हारे साथी को मौत के घाट उतार देंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। हम तुम्हारा जवाब हाँ या ना में चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। गुड। अब ध्यान से सुनो। फिर साकाल को शेरबाज शाही लॉकेट के बारे में बताने लगा और शाही लॉकेट की रूपरेखा का विस्तार विवरण के बाद वह लॉकेट तुम्हारी उसी कमरे में मिलेगा जिसमें अलमारी के नीचे लाश मिली थी। ठीक है, मैं उस लॉकेट को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तुम्हें वह लॉकेट हर हालत में प्राप्त करना है मिस्टर शेरबाज। मैं समझता हूँ, लेकिन लॉकेट में तुम कैसे पहुंचाऊंगा? 2 दिन बाद हम तुम्हें फोन करेंगे। इतना कहने के बाद दूसरी तरफ से संबंध विशेष कर दिया। अतः शेरबाज ने रिसीव क्रेडिट पे रख दिया। आखिर वह लॉकेट में ऐसी क्या खासियत है? कौन है ये लोग? उधर महामंत्री तेजा अपने बेटे थोमा को बता रहे थे। वह एक भयानक रात थी, लगभग 15 साल पहले, जब युवराज केवल 3 वर्ष के थे, तो कुछ बागियों ने मिलकर सत्ता पर अधिकार हथियाने की साजिश की थी। साजिश का पता चलते ही महाराज को खबर करने राजमहल में पहुंचा। महाराज को तेजा का प्रणाम। महामंत्री तेजा, तुम इतनी रात गए इस वक्त? महाराज, स्थिति बेहद नाजुक है। मुझे पता चला है कि कुछ बागी आपकी और युवराज की हत्या कर सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो फिर आपको फौरन उन बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लाचारी है महाराज, अभी मुझे यह पता नहीं लगा कि वह साजिश कौन कौन शामिल है और मुखिया कौन है। जैसे ही पता लगेगा मैं कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। धड़ाक। हथियारों से लैस चार साफोस अंदर दाखिल होते ही महाराज गुस्से से गर्ज उठे। कौन हो तुम लोग, और इस तरह अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपके दिन पूरे हो चुके हैं महाराज। कल का सूर्य उगने से जम्बो द्वीप का शासन हमारे कब्जे में होगा। हा हा हा। सता सता भापते खतरा भापते ही मैं अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन खबरदार मंत्री तेजा, ज्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश मत करो, वरना और अपने हाथ ऊपर उठा लो। तुम लोग के इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा गद्दारों। तुम अपनी भलाई इसी तुम्हारी भलाई इसी में है तुम आत्मसमर्पण कर दो। हा हा। मरने के लिए तैयार हो जाते जा। इतना कहकर उस श्यापोस ने जैसे ही मुझ पर तलवार का वार किया, मैंने नीचे गिरते न केवल वार को अपने बचाया, बल्कि धाएं धाएं। और फिर इससे पहले मेरे पिस्तौल की गोलियां तुम्हारा भेजा भेजा फाड़ दे, बताओ तुम गद्दारी के लिए कौन उकसाया है? तुम्हारा मुखिया कौन है? लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उन्होंने खुदकुशी कर लेना बेहतर समझा। आह आह आह। उनके बिना कुछ बताई खुदकुशी करने के कारण महाराज चिंतित हो उठे। यह तो बहुत बुरा हुआ मंत्री। गद्दारों को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ माहिम, ऐसा लगता है जैसे गद्दारे जड़े बहुत मजबूत हैं। परमं आप पर मंडरा रहा मौत का खतरा अभी टला नहीं है। मुझे अपनी नहीं, युवराज की चिंता है महामंत्री। जब युवराज जिंदा है, गद्दारों की मुराद कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन वो अपने साथ साथ युवराज को भी मौत के घाट उतार डालेंगे। तभी युवराज की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं महामंत्री। मेरे जीवित रहते आप और युवराज पर कोई आंच नहीं आएगी महाराज। दुश्मनों की ताकत का सही अंदाजा लगाए बगैर हम कोई खतरा उठाना नहीं चाहते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ महाराज, 24 घंटे के अंदर एक एक गद्दार को उसके चेहरे ने नकाब उतार कर सामने फेंक दूंगा। उठे उठे और गद्दारों के सिर को चल कर रख दूंगा। यह जिम्मेवारी हम पर छोड़ दो। यहाँ सही स्थिति हम संभाल लेंगे, लेकिन इससे पहले दुश्मनों हमला फिर हो, तुम युवराज को सही लॉकेट लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़कर कर नहीं जा सकता मामिम। यह हमारा हुक्म है तेजा। देर मत करो, जो आज्ञा महाराज। आखिरकार महाराज की आज्ञा के सामने झुकना ही पड़ा और मैं युवराज और शाही लॉकेट के साथ उस वक्त राजमहल की खुफिया रास्ते से बाहर निकल गया।
और फिर सोचने लगा, युवराज को लेकर कहाँ जाऊं, कौन सी जगह युवराज के लिए और शाही लॉकेट के लिए सुरक्षित रहेंगे। तभी मैंने भारतीय घनिष्ठ मित्र कर्नल राम शेर सिंह शमशेर सिंह का ख्याल आया। हाँ, शमशेर के पास चलना चाहिए, वह मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद जरूर करेगा। और यह निर्णय मैं तटीय भाग की ओर चल पड़ा। और लगभग 1 घंटा पैदल यात्रा करने के बाद समुद्र में पहुंचा। वहां मैंने अपने लिए मोटर बोट किराए पर ली और भारतीय समुद्री सीमा की ओर चल दिया। इस पर करें मैं भारतीय सीमा में सुकुशल पहुंच जाऊं। लेकिन अभी हमारी मोटर बोट भारतीय सीमा से कुछ मील फासले पर थी कि मैंने दो मोटर बोट के अपने पीछे आते देखा। आ रही मोटर बोटों किस देश की हो सकती है, इनमें कौन लोग हो सकते हैं। अचानक कहीं दुश्मन को युवराज के शाही लॉकेट के साथ मेरे फरार होने का तो पता नहीं चल गया। इन बोटों को जरूर दुश्मन के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। खतरा का अभ्यास होती है, ड्राइवर स्पीड बढ़ाओ, इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाना खतरनाक हो सकती है जनाब। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, जितनी तेज चला सको चलाओ। अब तुम्हारी मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो हुक्म जनाब। और स्पीड बढ़ाता चला गया, परंतु भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। बचो बतो जवाब जवाब कुछ अब नहीं हो सकता जनाब, अब कुछ नहीं हो सकता। और अचानक उठे जवार में से बोट उल्ट गई और फिर मैं युवराज को पीठ से चिपकाए तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिशा का मुझे ज्ञान न था। काफी देर लहरों से जूझने के बाद एकाएक मैं एक समुद्र तट पर पाया। ओह, यह मैं कहाँ गया हूँ, पता नहीं अब मैं मंजिल तक पहुंचूंगा या नहीं, मुझे कितना वक्त लग जाए। उआ उआ उआ। तभी सुनो बच्चे, रोने की आवाज सुनाई दे रही है, वह कहीं आसपास है। ओह, कमबख्तों ने युवराज के रोने की आवाज सुन ली। उसी क्षण यहाँ पहुंच सकते हैं। और खतरा भागते मैं युवराज को मुंह मुंह दबाए पूरी ताकत से सामने व फैले जंगल की ओर भाग पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर वे लोग मुझे आसानी से नहीं ढूंढ सकते। तभी युवराज की स्थिति देख मुझे अपनी बेवकूफी पर झुल्ला उठा। ओह, युवराज का शरीर निश्चित निश्चित क्यों हो गया, कहीं मैंने युवराज की जान तो नहीं ले ली। अगले ही पल शुक्र भगवान का युवराज जीवित है, लेकिन ज्यादा देर तक सांस रुक जाने के कारण बेहोश हो गया है। तभी शायद वे लोग मुझे ढूंढते हुए इसी ओर आ रहे हैं। आ रहे कदमों की आड़ सुनकर मैं सतर्क हो गया, युवराज को बाहीं में दबाए हुए कदमों को आगे बढ़ाने लगा। और चलते चलते अचानक मेरी नजर दूर रोशनी पर पड़ी। शायद वहां कोई शिकारी दल ठहरा हुआ है। मुझे अब वहां तक पहुंचकर वे लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। और मेरे कदम बड़ी तेजी से रोशनी वाली दिशा में उठने लगे। लगभग आधे घंटे बाद, खबरदार वहीं रुक जाओ वरना मार दी जाओगे। नहीं, गोली मत चलाना, मैं एक मुसीबत का मारा हूँ, मेरी मदद के लिए तलाश में भटक रहा हूँ, यहाँ आ गया हूँ। कौन हो तुम? मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक आदमी तंबू से बाहर आते हुए बोला, क्या बात है रामकांत? और उसी क्षण चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं खुशी से चीख उठा, शमशेर सिंह, योर एक्सीलेंस, आप यहाँ इस हाल में? वाह रे, वाह रे ईश्वर, कभी कभी तू चमत्कार दिखाता है। मैं ठगा सा शमशेर को निहार रहा था। मुझे संभावित सी हालत में खड़ा देख शमशेर बोला, आप खामोश क्यों है एक्सीलेंसी? दिल से दिल की राह होती है शमशेर। मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था, पर हालात ने मुझे इस जंगल में पहुंचा दिया और तुम मुझे यहीं मिले। आखिर बात क्या है? मुझे तुम्हारी जरूरत है दोस्त, मदद। और सारी बातें बताकर मैं खड़े खड़े नहीं कर सकता शमशेर सिंह। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। कर्नल शमशेर सिंह अपने तंबू में ले गया और मैंने उसे विस्तार से सब कुछ बता दिया। दोस्त, मैं चाहता हूँ कि जब तक खतरा निकल जाता, हमारे देश की अमान तुम्हारे हिफाजत रहे। आप फिक्र न करें योर एक्सलेंसली। मैं तभी शमशेर अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था। होशियार, मैं देख कर आता हूँ। और तभी शमशेर उठा ही था कि दाएं दाएं, ओह, लगता है वे लोग यहाँ पहुंचे। शमशेर झपट कर अपनी बंदूक उठाता हुआ बोला, आप फिक्र न कीजिए योर योर एक्सलेंसी। मेरे रहते हैं बदमाश आपका युवराज का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी हम तक पहुंचे। तुम युवराज को शाही लॉकेट लेकर पिछले रास्ते से निकल जाओ। नहीं, ऐसी नाजुक स्थिति में आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और नहीं शमशेर, तुम शमशेर स-
समय बहुत कम है, मौके की नज़ाकत को समझो। आप भी मेरे साथ चलिए, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारे साथ चला तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और यहीं रुक कर उन्हें रोकता हूँ, तुम जाओ। समय बर्बाद मत करो शमशेर, युवराज की जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। और न चाहते हुए भी शमशेर युवराज को शाही लॉकेट को लेकर तंबू के पिछले भाग से बाहर निकल गया। शमशेर जाते वक्त अपनी बंदूक और गोलियां की पेटी मुझे सौंप गया था, अतः मैं फौरन ही मोर्चे संभाल लिया। लेकिन मैं अपने पीछे मंडरा रहे खतरे से प्रति असावधान था। अचानक पता चिढ़ने की आठ से चौंक गया। ओ खतरा! मैंने तेजी से पलटा, और जब तक काफी देर हो चुकी थी। बंदूक फेंक दो महामंत्री तेजा। ओह! मैं बंदूक फेंक कर हाथ उठाकर खड़ा हो गया कि पीछे आ रहे दो सिपाही साप्योसु और अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मुझे घेर लिया। आ, आखिर हम तुम हमारे हाथ आ ही गए। ओह! अब बताओ युवराज कहाँ है? तुम मेरी जान ले सकते हो गद्दारों, पर युवराज को का पता मालूम नहीं कर सकते। हम जानते हैं तुम मुंह नहीं खोलोगे, और हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करेंगे, पर तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि किसी युवराज का पता बता सको। तुम नहीं जानते बेवकूफ, मैं अपने दोस्त शमशेर सिंह को पहले ही सब कुछ बता और समझा चुका हूँ। और तभी रिवॉल्वरधारी ने अपने साथी को आदेश दिया, इसकी टांगी काट दो। और पिस्तौलधारी आदेश का पालन मिलते ही खचाक। ओह! हा हा हा! यह पाइज यहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा, किसी को युवराज के बारे में नहीं बता सकेगा। इतना कह पिस्तौलधारी अपने साथियों के साथ चला गया, और जो उसके जाने के बाद मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के नर्सिंग होम में शमशेर सिंह के निकट बैठा, और आश्चर्य किसी मना रही। शमशेर सिंह, तुम यहाँ कैसे पहुंचा? आपको मैं लाया हूँ। शमशेर सिंह ने मुझे बताया। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था, और एक ऐसे स्थान पर छुप कर बैठ गया था जहां से खेमा साफ नजर आ रहा था। और जब आपको नकाबपोश को जाते देखा तो मैं वापस खेमे में पहुंचा, और आपकी हालत देखकर फौरन आदिवासियों की मदद प्राप्त की और आपको यहाँ ले आया। मैं तुम्हारे इस उपकार की कीमत न चुका सकूंगा शमशेर सिंह। मुझे जब मुझे होश आया तो किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में शमशेर सिंह निकट में था। आचार्य सीमना रही, आपको यहाँ लाया हूँ। और अब तुम मुझे एक उपकार और करो। मुझे महाराज और जैम्बो द्वीप की राजनीतिक स्थिति की विस्तृत जानकारी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आपको अपने देश की स्थिति से अवगत करवाऊंगा। और फिर कुछ देर बाद शमशेर सिंह ने मुझे बताया, आपके लिए ये खुशखबरी है योर एक्सेंसली लेंसी एक्सलेंसी। महाराज जीवित हैं, और विद्रोह का दमन दमन हो चुका है। अब आप अपने देश में पूर्ण शांति है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। जब आप स्वस्थ होते ही अपने अमानत के साथ स्वदेश लौट जाएंगे। कहें आपकी खैरियत की खबर महाराज तक पहुंचा दूं? नहीं शमशेर, यहाँ के अंदरूनी हालातों के बारे में जाने बगैर कदम उठाना नहीं चाहता। स्वस्थ होने से पहले मैं वहां जाऊंगा। महाराज के आदेश अनुसार तुम से संपर्क स्थापित करूंगा। ठीक है, जैसा आप मुझे समझे। मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में 6 महीने का वक्त लगा। मेरे स्वस्थ होते ही शमशेर सिंह ने मेरे स्वदेश लौटने की व्यवस्था की। मुझे करने के पश्चात मुझसे कहा, यह जहाज कल सुबह आपको अपने देश की बंदरगाह पर पहुंचा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं अपने देश की अमानत तुम्हारे हाथ में छोड़ कर जा रहा हूँ। उपयुक्त स्थिति होने पर मैं अपना आदमी तुम्हारे पास भेज दूंगा। तब तक आपकी अमानत मैं हिफाजत से रखूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है शमशेर। और शमशेर एक चाबी मेरे हवाले करता हुआ बोला, यह चाबी मेरी कोठी के पिछले गुप्त द्वार की है। जिस जिस आदमी को आप भेजो, पहचान के लिए यह चाबी दे दो। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अब हाँ, अब तुम जाओ, लेकिन इतना याद रखना, युवराज की असलियत के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को पता ना चले। और जब तक मेरी ओर से कोई पैगाम ना आए, युवराज की परवरिश और लॉकेट की सुरक्षा जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। आप निश्चिंत रहिए। इतना कहकर शमशेर कैबिन से बाहर निकल गया।
और कुछ ही देर बाद जहाज रवाना हो गया। मैं सोचों में डूबा था। मेरा कोई समाचार न पाकर महाराज वे दुखी और परेशान होंगे। युवराज को देखने के लिए अपनी आत्मा न जाने किस कदर तड़प रही होगी। एकाएक मुझे सपने सामने देख वह खुशी की सीमा न रहेगी। और इस विचारों के कसमस में डूबा हुआ बिस्तर पर जा लेटा और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता न चला। सुबह जियाद कप्तान ने मुझे आकर जगाया। आपकी नींद में खलल डालने के लिए मुझे खेद है सर। इस समय हमारा जहाज जम्बो द्वीप के बंदरगाह पर खड़ा है। ओह, मुझे यहीं उतरना है। मैं जानता हूँ कर्नल, मेरे मित्र हैं आप। कर्नल साहब मेरे मित्र हैं। आपके इस बंदरगाह पर उतरने का वाहन उपलब्ध करना की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। ओ, कैप्टन की बात सुनकर शमशेर की दोस्ती पर और गर्व महसूस हुआ। सचमुच शमशेर जैसा जिम्मेवार दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं कितना खुशनसीब हूँ। और तभी कैप्टन ने सोचों में भंग करते हुए बोला, आप निश्चिंत रहें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा एक सहयोगी नील हानी आपको टैक्सी तक पहुंचा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन। और मिस्टर नील हानी ने मुझे टैक्सी में बिठाकर बोला, आपकी व्हील चेयर पीछे डिग्गी में है। यह टैक्सी ड्राइवर आपको आपके घर तक पहुंचा देगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया मिस्टर नील हानी। और नीलानी ने मेरे धन्यवाद का उत्तर न दे वापस चला गया। नीलहाली के जाने के बाद, कहाँ चलना है साहब? राजमहल चलो क्या? ड्राइवर मेरा आदेश सुनकर चौंका, फिर प्रश्न किए बगैर उसने टैक्सी दौड़ा दी। और घंटे बाद राजमहल के दीवान हॉल में, मंत्री तेजा, आप जीवित हैं? निसंदेह। यह तो बहुत खुशी की बात है महामंत्री जी। महाराज को पता चलेगा तो उसकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। तो महाराज बीमार हैं, लेकिन आपकी यह दशा उन देशद्रोहियों ने की है जो जीते जी ही मार डालने की में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए मरने से बचाने वाला बलवान होता है। हाँ मंत्री, महामंत्री, महाराज के आपके खिलाफ उभरे विद्रोह का इतना दुख नहीं हुआ जितना युवराज और आपकी कोई खबर न मिलने से हुआ है। उसके होठों पर हर पल युवराज और आपका नाम रहता है। हम समझते हैं सेनापति, आप फौरन महाराज को हमारे पहुंचने के बारे में खबर कीजिए और फौरन उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन युवराज को आप कहाँ छोड़ाए? उन्हें देखने के लिए महाराज की आंखें तरस गई। युवराज सुरक्षित है, जहाँ भी यहाँ सुरक्षित है। ठीक है, मैं महाराज को सूचित करता हूँ। और सेनापति द्वारा मेरे पहुंचने की खबर मिलती ही महाराज मुझे अपने कक्ष में बुला लिया। महामंत्री तेजा का महाहिम को प्रणाम। आओ महामंत्री तेजा, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हमें विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। अपनी बात कहते हुए महाराज इस कदर भावुक हो गए थे, उनकी आंखें छलक उठी। लेकिन आपकी आपने यह अपनी क्या हालत बना रखी है माहिम? बेटे की जुदाई में तुम्हारी गुमसुदी सुदगी में हमें अंदर से तोड़ डाला महामंत्री। पता नहीं सांसें का सिलसिला कब टूट जाए। ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? अगर आदेश हो तो युवराज। ठहरो महामंत्री। मुझे रोकते हुए महाराज अपने कक्ष में मौजूद राजकुमारी को बाहर जाने का आदेश दिया। और एकांत होने पर धीमे स्वर में बोले, यह ठीक है महामंत्री, हमने विद्रोह को कुचले और देशद्रोहियों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। किंतु हम अभी भी यह नहीं जान पाए कि देशद्रोहियों का विद्रोह करने के लिए उकसाने में किसका हाथ था। इसलिए हमारा यह समझ लेना कि पूर्ण रूप से वे विद्रोहियों का खात्मा कर दिया है, ये हमारी भूल है। ओह, भावनाओं में बहकर हम युवराज की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है माहिम? अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बाद सत्ता का कार्यभार तुम संभालोगे। और जब तक युवराज बालिग न हो जाए यह भेद किसी पर जाहिर नहीं करोगे। युवराज और शाही लॉकेट कहाँ है? लेकिन महाराज ने मेरी बात बीच में काटते हुए बोला, इसी में युवराज और देश की भलाई है महामंत्री। जो हुक्म महाराज। मैं वचन देता हूँ कि बालिग होने तक मेरे भेद मेरे सीने में दफन रहेगा। फिर उस और फिर उसी दिन मैं अध्यादेश जारी किया। महाराज ने देश कार्यभार मुझे सौंप दिया। और इस तरह 15 वर्ष पुराना इतिहास समाप्त करने महामंत्री तेजा भावुक स्वर में बोले,
कुछ दिनों बाद महाराज सुरक्षादार गए और युवराज के हितों की रक्षा के लिए मैंने अपना दायित्व निभाता रहा। समझा। अब आप यह दायित्व युवराज को सौंपना चाहते हैं क्योंकि वह बालिग हो चुका है। हाँ। तो इसमें परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी उस दिन सामने आई जब हमारे पत्र का जवाब शमशेर ने सख्त बीमारी के कारण युवराज को स्वयं यहाँ आने में असमर्थ व्यक्त करते हुए यह लिखा, वह युवराज गोसाई लॉकेट को हम तक पहुंचने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था कर देगा। ओह! लेकिन जब एक सप्ताह गुजर गया, शमशेर सिंह की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमें दो वफादार आदमियों को चाबी देकर गुप्त रूप से भारत भेज दिया। जब महामंत्री तेजा ने कर्नल शमशेर को यामा की हत्या के बारे में बताते हुए निश्चित स्वर में बोले, जो भेद पिछले 15 वर्षों तक किसी पर जाहिर नहीं हुआ, आज उसे मेरे देशद्रोही जान चुके हैं, जो इस देश का शासन हथियाने से पहले ही विफल हो गए थे। ओह! फिर तो युवराज की जान सचमुच बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नहीं, जब तक शाही लॉकेट देश के दुश्मनों के हाथ नहीं लगता, युवराज सुरक्षित है। क्योंकि युवराज कहाँ है, यह भेद शमशेर ने लॉकेट में रख छोड़ा। और अपने पत्र में शमशेर ने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी। ओह! तो क्या आप भी नहीं जानते युवराज कहाँ है? नहीं, लेकिन यह सत्य है, हमने अभी तक किसी पर जाहिर नहीं किया। पर तुम समझ गए होगे कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। जी हाँ, मैं आज रात गुप्त रूप से हिंदुस्तान रवाना हो जाता हूँ। इससे पहले कि शाही लॉकेट गलत हाथों में पहुंचे, मुझे उसे हासिल करना है। बस मैं यही चाहता हूँ। इस काम में रायगढ़ में मौजूद हमारा आदमी तुम्हारी पूरी मदद करेगा। परंतु अगर तुम्हें जरूरत महसूस पड़े तो तुम भारत सरकार की मदद प्राप्त कर सकते हो। फिर मंत्री तेजा ने एक पत्र थोम्बा को और बढ़ाते हुए बोला, यह पत्र हिफाजत से रखना। कहते हुए थोम्बा ने पत्र अपने पिता के हाथ से अपनी जेब में रख लिया। अब वापस चले। और आदेश मिलते ही थोम्बा ने कार का रुख राजमहल जाने वाली सड़क की ओर कर दिया। उधर सफेद कार में चालक की बगल में बैठा व्यक्ति जैसे ही महामंत्री तेजा की कार वापस राजमहल में आती देखी, हेलो हेलो ब्लैक ड्रैगन कॉलिंग ओवर, रिपोर्ट ब्लैक ड्रैगन। महामंत्री तेजा वापस लौट रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम तेजा के बेटे थांबा पर नजर रखो, उसकी एक एक गतिविधियों की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ओवर एंड आउट। यस सर। कहने के साथ ही उस आदमी ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। धरती के लाल दोस्तों, अगली कॉमिक्स है दोस्तों, धरती के लाल। जल्दी आपके सामने पेश प्रस्तुत की जाएगी।